कैसे हैं सभी? आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हमारी क्लास रहने वाली है एडवर्ब्स चैप्टर पर। आज हम एडवर्ब्स के मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे, कॉमन एरर टाइप के क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है, और आपके सेंटेंस अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस भी हैं। तो इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें अपने क्वेश्चंस का, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका सीजीएल हो चुका है, जो अपना सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम दे चुके हैं? कैसा रहा उनका एग्जाम, क्या लेवल था इंग्लिश का? बाकी ओवरऑल भी आप बता सकते हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट आपको पता है इंग्लिश सब्जेक्ट का ही रहेगा। तो इंग्लिश में क्या लेवल था क्वेश्चंस का? ज़्यादा टफ तो नहीं थे, ज़्यादा इजी भी तो नहीं थे। दोनों में दिक्कत हो जाती है ना, ज़्यादा टफ हो तो भी दिक्कत होती है, ज़्यादा इजी आ जाए तो भी दिक्कत होती है। तो कैसा हुआ एग्जाम, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? चलिए ये डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन हैं एडवर्ब के, और हम कोशिश करेंगे एडवर्ब के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनका आज हम रिवीजन कर दें। लो, पहली बोनी खराब हो गई, ठीक है। पहला जो फीडबैक आया पेपर में, पेपर का जो पहला फीडबैक आया वो क्या गया, जीएस ने डुबा दिया। अरे भाई इंग्लिश की बताओ ठीक है। इसीलिए बैलेंस तैयारी करनी चाहिए हमेशा, तैयारी करते समय हमेशा बैलेंस तैयारी करनी चाहिए। मतलब एक कोई ऐसी ना, एक चीज को बहुत ज्यादा टाइम दे दो, एक को बहुत कम दो, तो गड़बड़ हो जाती है। पहले जो पैटर्न हुआ करता था सीजीएल का, उसके हिसाब से जीएस के साथ में बच्चे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे तो चल जाता था, है ना। रीजनिंग से सपोर्ट मिल जाती थी, मैथ्स इंग्लिश पे ध्यान दे लेते थे तो हो जाता था। अभी क्या है कि जिस तरीके का आपका पैटर्न हो गया एग्जाम का, तो आपको जरूरी है कि भाई सबकी ढंग से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। चलो उम्मीद करो चीजें अच्छी रहें और क्वालिफाई कर जाओ। प्री तो वैसे भी क्वालिफाइंग है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कोई मेरिट में तो मार्क्स लगेंगे नहीं। तो जीएस ने तो बोले, इंग्लिश का बताओ, इंग्लिश कैसे रही? आप में से जिन कैंडिडेट्स का इंग्लिश का मतलब जो सीजीएल अपना टीयर 1 का एग्जाम दे चुके हैं, इंग्लिश को लेकर उनकी क्या अपडेट रही, इंग्लिश को लेकर उनको क्या एक्सपीरियंस रहा, वो एक बार कमेंट करके बताएं। व्हाट वाज द लेवल ऑफ द एग्जाम, इंग्लिश का क्या लेवल था? एक मिनट। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एडवर्ब्स। हालांकि लिखा हुआ है एडवर्ब, लेकिन तुम समझना एडवर्ब्स, ठीक है। लो तुम ऐसे समझोगे नहीं तो मैं लिख ही देता हूँ एडवर्ब्स। एक मिनट, बना नहीं कुछ, ठीक है। तो लिखा है एडवर्ब लेकिन समझना है एडवर्ब्स। प्रभु चलिए क्या लिखा ये, कतई जहर वाले, वाह भाई। एक मिनट। बच्चों की डिमांड पर, और एक्चुअली बच्चों की डिमांड पर, मतलब फेंकने वाली बात नहीं। हमारा जो टॉपर्स बैच है उसके एडमिशन फिर से रीओपन कर दिए गए, बैच इज रीओपन। इसमें एडमिशन फिर से रीओपन है टिल 18 सितंबर, 18 सितंबर तक। कब है 18 सितंबर भाइयों? आज है कि कल थी कि कल होगी? मुझे लगता है कल ही है। 24 घंटे के लिए। ओहो कितना बड़ा टाइम ड्यूरेशन दे दिया। 24 सेकंड का काम है, 24 घंटे दे दिए करने के लिए। चलो देख लेना, कोई बात नहीं। तो ये जो हमारा टॉपर्स बैच है, सीजीएल मेंस के लिए बनाया गया बैच है, तो इसके एडमिशन फिर से रीओपन है। जो कैंडिडेट्स एग्जाम दे चुके हैं, जिनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया, मेंस की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है, उनके लिए अच्छा मौका है। बढ़िया बैच है, बढ़िया टीम है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो एक बार आप अपना सोच सकते हैं, एडमिशन रीओपन है 18 सितंबर तक, 24 घंटे का टाइम है। काम करने में 24 मिनट 24 सेकंड ही लगते हैं, वैसे आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि हर तरीके के क्वेश्चन है। हर तरीके के क्वेश्चन होने का मतलब ये कि फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी हैं, सेंटेंस से जुड़े क्वेश्चंस भी हैं, और कॉमन एरर के क्वेश्चंस भी हैं। आज इनकी प्रैक्टिस करते हैं। इंग्लिश काफी इजी था, स्पेशली द वोकैब।
जो बच्चे पढ़ने की आदत डाल लेते हैं ना, मैं सही बताता हूँ, वोकैब कभी मुश्किल नहीं आती। एसएससी के एग्जाम्स में तो आती ही नहीं है वोकैब मुश्किल, ठीक है। लेकिन बच्चों को ना कितना भी समझा लो मानते नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ भाइयों, पढ़ने लिखने की थोड़ी सी आदत डालो। कोई कथा कहानी न्यूज और मतलब आर्टिकल्स, कोई मैगजीन इंग्लिश में पढ़ा करो। 2-4-5 पेज रोज इंग्लिश के पढ़ो। गुड इवनिंग बच्चों। 2-4-5 पेज इंग्लिश के रोज पढ़ो। इंग्लिश की वोकैब कभी तुम्हें एसएससी के एग्जाम्स में दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन पढ़ोगे नहीं। फलाना बुक ढिकाना बुक रट्टा मारने के लिए ले लोगे। कलर्स के हिसाब से बुक आती है ना, इस कलर की बुक उस कलर की बुक, ठीक है, बच्चे वो ले लेंगे, पढ़ेंगे नहीं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, आप पढ़ो, वोकैब इजी आती है, अच्छी बात है। चलो, तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चंस आते रहेंगे एडवर्ब के। आप इनको देखोगे, सुनोगे, समझोगे और समझने के बाद में जो आपको सही लगे वो आंसर भी बताओगे, ठीक। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दे प्लान्ड द ट्रिप टू एंश्योर एवरीथिंग वाज परफेक्ट। उन्होंने प्लान किया ट्रिप को, टू एंश्योर ये सुनिश्चित करने के लिए, एवरीथिंग वाज परफेक्ट कि हर एक चीज परफेक्ट थी। ब्लैंक फिल करो। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? हेस्टिली, टेंटिवली, enthusiastically, दिमाग खराब, केयरफुली। आंसर क्या है? आंसर बताओ बच्चा। बढ़िया। अब देखो यहां पर एक जो हमने इन्फिनेटिव फ्रेज लिखे ना, इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। टू एंश्योर एवरीथिंग वाज परफेक्ट, ये इंश्योर करने के लिए कि हर एक चीज परफेक्ट रहे। तो ये जो हमने इन्फिनेटिव फ्रेज लिखी है बच्चों, अगर हम इसको ना यहां से हटा दें, चलो थोड़े समय के लिए सभी लोग एक चीज मान लो, ये लिखा ही नहीं है यहाँ पे। टू इंश्योर एवरीथिंग परफेक्टली नहीं लिखा। अब बताओ क्या आएगा? हेस्टली आएगा, टेंटिवली आएगा, एंथुजियास्टिकली आएगा या केयरफुली आएगा? एक बता रहे डिलीजेंटली। नेक्स्ट में चलेगा क्या बेटा? पहले उसका बताओ आंसर। पहले जो पहला क्वेश्चन है भाई, उसका आंसर पहले बताएगा कि तू बाद वाले का पहले बताएगा? अगर हम ये हटा दें टू इंश्योर एवरीथिंग वाज परफेक्ट, तो बताओ क्या आंसर आएगा? कुछ भी लिख दो फिर तो। अगर हम ये रिमूव कर दें इन्फिनेटिव फ्रेज टू इंश्योर एवरीथिंग वाज परफेक्ट, अगर ये इन्फिनेटिव फ्रेज रिमूव कर दी जाए, तब तो हेस्टली भी सही है, टेंटिवली भी सही है, केयरफुली भी सही है, सब कुछ सही हो जाएगा, एंथुजियास्टिकली भी सही हो जाएगा, तब तो सभी सही हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने एक इन्फिनेटिव फ्रेज लिखी है, टू एंश्योर एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है बच्चों, इससे क्या हमें आइडिया लग रहा है कि इन्फिनेटिव फ्रेज जो है, इसमें साथ कौन सा एडवर्ब मतलब हमारा लॉजिकल रहेगा? सोचो, ठीक है। हेस्टली, जल्दी में उन्होंने मतलब प्लान की ट्रिप, तब जल्दी में करेंगे तब तो कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। हेस्ट मेक्स वेस्ट, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब होती, सबने पढ़ी होगी। टेंटिवली, ठीक है, टेंटिवली अगर प्लान करेंगे तो भी हर एक चीज परफेक्ट नहीं रह पाएगी। टेंटिवली का मतलब ऐसा होता है जिसको कोई डिसाइडेड ना हो, अनडिसाइडेड टाइप हो, जिसकी अभी फिक्स ना हो, तो तब तो कोई भी चीज परफेक्ट हो ही नहीं पाएगी। एंथुसियाज्म का परफेक्ट होने से कोई लेना देना नहीं है। केयरफुली, केयरफुली का मतलब विद केयर, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। The team worked dash to complete and submit the report in time. ठीक है, टीम ने वर्क किया, कैसे वर्क किया ये हमें बताना है, मतलब हमें यहाँ पर एक एडवर्ब यूज करना है, ठीक है। तो एक इन्फिनेटिव फ्रेज यहाँ भी लिखी है। क्या इन्फिनेटिव फ्रेज लिखी है? टू कंप्लीट एंड सबमिट द रिपोर्ट इन टाइम। टू कंप्लीट, फिनिश नहीं लिखा है, ध्यान देना। टू कंप्लीट एंड सबमिट द रिपोर्ट इन टाइम। टीम ने काम किया, कैसे काम किया वो आपको बताना है, किस लिए काम किया वो लिखा हुआ है। किस लिए काम किया उन्होंने? टू कंप्लीट एंड सबमिट द रिपोर्ट इन टाइम। तो कैसे काम किया होगा उन्होंने? डिलीजेंटली, डिलीजेंटली मेहनत की होगी, मतलब ठीक है। कॉम्प्लेसेंटली, टेम्पररली, मेजरेबली। सभी लोग आंसर बताइए।
अब देखो मिजरेबल का मतलब हो गया इन अ मिजरेबल मैनर, मिजरेबली का मतलब हो गया मिजरेबल मैनर, बहुत खराब तरीके से, पुअरली इसका मतलब हो गया एक तरीके से, ठीक है, ये गलत है। टेम्परली का मतलब फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये भी गलत हो गया। कॉम्प्लेसेंटली का मतलब क्या होता है, देखो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन। कॉम्प्लेसेंट जो वर्ड होता है ना बच्चे, ये वर्ड, ये इतना, कॉम्प्लेसेंटली तो एडवर्ब है, कॉम्प्लेसेंट इसका एडजेक्टिव है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड, जो खुद से संतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट, और कुछ नहीं चाहिए, सारी इच्छाएं खत्म, ठीक है, कंटेंटेड, ये। और डिलीजेंटली का मतलब विद डिलीजेंस, डिलीजेंटली का मतलब क्या होता है, विद डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है हार्ड वर्क, मेहनत, परिश्रम। तो टाइम से कंप्लीट और सबमिट करने के लिए रिपोर्ट को टीम ने कैसे काम किया होगा, डिलीजेंटली, विद डिलीजेंस। विद डिलीजेंस का मतलब विद हार्ड वर्क, ठीक है। तो डिलीजेंटली का मतलब परिश्रम से, कॉम्प्लेसेंटली का मतलब विद द फीलिंग ऑफ कॉम्प्लेसेंसी, सेटिस्फाइड होने की फीलिंग से। टेम्परली का मतलब आधे अधूरे समय में, और मेजरेबली का मतलब पुअरली। तो वो हमारा आंसर हो गया। अगला देखो, why did not the clerk complete typing the report about the project the same day? Why did not the clerk complete typing the report about the project the same day? कि भाई क्लर्क ने रिपोर्ट के बारे में, जो प्रोजेक्ट के बारे में जो रिपोर्ट थी उसको सेम डे उसको टाइप करना कंप्लीट क्यों नहीं किया, बताओ। इसका एबीसीडी ऑप्शन मत बताना, इसका बताना करेक्शन, किस में हम करेक्शन करें तो क्या करें। Why did not the clerk complete typing the report about the project the same day? चल, अब इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया है, आपको पकड़ में आ गया इसमें क्या करेक्शन है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ गया तो जो मैं बता रहा हूँ जरा एक बार उसको देख लीजिए सभी लोग। हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा बच्चे, ए मोहन will go there, या बस इतना ही लिख देते हैं, ज्यादा का झंझट नहीं है। मोहन विल गो देयर, ये हमने एक सेंटेंस लिखा, या रुको, मोहन विल विजिट द म्यूजियम, ये हमने लिख दिया। अब इसमें आप देखोगे तो हमारे पास मोहन जो है ये नाउन सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, विजिट मेन वर्ब है, द म्यूजियम इज मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है। ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है। हम चाहते हैं ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, तो अब इस सेंटेंस को असर्टिव से, अफर्मेटिव है सॉरी, हम इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना चाहते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट लिखना पड़ेगा। तो हम इस सेंटेंस में नॉट का यूज कहां पर करें कि ये जो स्टेटमेंट हमारा अफर्मेटिव है ये नेगेटिव हो जाए। चलो बताओ, ये अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए इसमें हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा। नॉट का यूज हम कहां करें, सब्जेक्ट के बाद करें, हेल्पिंग वर्ब के बाद करें, मेन वर्ब के बाद में करें, म्यूजियम के बाद में करें, या म्यूजियम से पहले करें, वर्ब से पहले करें, हेल्पिंग वर्ब से पहले करें, या सब्जेक्ट से पहले करें, कहां करें नॉट का यूज, जल्दी बताओ। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव है और नेगेटिव बनाना है, तो हम इसमें नॉट का यूज करेंगे, कहां करें ये बताओ बस। वेयर शुड वी पुट नॉट इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट हमें नॉट का यूज कहां पर करना चाहिए। यहां पर, ठीक है, मोहन विल नॉट विजिट द म्यूजियम, यही लिखेंगे। चल, अब मुझे बस एक चीज बताएं सभी लोग, ये जो हमने नॉट लिखा है, अगर इससे आपसे पूछा जाए कि इसकी पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन क्या बताओगे, ये कहां पर है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है या मेन वर्ब से पहले, जल्दी बताओ। ये जो नॉट हमने लिखा है बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है या मेन वर्ब से पहले है, कहां है ये,
भाई हमने नॉट यहां लिख दिया, अब मैं आपसे पूछूं ये नॉट कहां पर है, एक आंसर देना है बस। या तो आंसर ये दो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद है, या आंसर ये दो कि मेन वर्ब से पहले। तो बताओ ये कहां है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने नॉट को लिखा है, मेन वर्ब से पहले लिखा है। अब ये मत कहना एक ही बात है, एक बात नहीं है। कहां लिखा है बताओ? चल अब ये मैं आपको समझाता हूँ। अब लग रहा होगा बच्चों को कैसा क्वेश्चन पूछ दिया है, तो बेमतलब की बात हो रही है यहाँ पर, इसका तो कोई मतलब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखोगे तो यहाँ आएगा, मेन वर्ब के बाद लिखोगे तो वहां आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। ऐसे क्यों नहीं, मैं बताता हूँ। देखो जब मैं एक क्वेश्चन ये लिखूंगा, विल नॉट ही विजिट द म्यूजियम, ठीक है। और दूसरा मैं लिखूंगा, विल ही नॉट विजिट द म्यूजियम। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में आएगी कि जो मैं पूछ रहा हूं उसका मतलब क्या है। ये विल हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है। ये विजिट मेन वर्ब है और ये नॉट है। ये आपका ही सब्जेक्ट है, ये विल हेल्पिंग वर्ब है। ये ही सब्जेक्ट है, ये विजिट वर्ब है। बात समझ में आई जो मैं कह रहा हूं? अब आपको दिमाग में बात गई होगी कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लिखते हैं तो हमने उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख दिया, मेन वर्ब से पहले लिख दिया। अब हम उसको जो चाहे कह दें, चाहे हम कह दें उसको हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा है, चाहे हम कह दें उसको मेन वर्ब के बाद में लिखा है। लेकिन एक चीज देखो, अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है ना। तो अभी तो क्या है, हेल्पिंग और मेन वर्ब जो है वो साथ साथ हैं। लेकिन जब आप सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। तब आप नॉट को कहां ले जाओगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद ले जाओगे तो ये सेंटेंस सही होगा, मेन वर्ब से पहले ले जाओगे तो ये सेंटेंस सही होगा। तो बताओ कहां ले जाओगे? विल ही नॉट विजिट द म्यूजियम, ये सही है, या विल नॉट ही विजिट द म्यूजियम, ये सही है? अब आंसर आ गया होगा ना समझ में। तो पता है कहां जाएगा? नॉट जाएगा मेन वर्ब से पहले। तो नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। एडवर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब के लिए यूज होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब के लिए नहीं यूज होते। कोई भी एडवर्ब जो है वो मेन वर्ब के लिए यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के लिए नहीं यूज होता है। तो जब हम नॉट का यूज करते हैं तो वो मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं। ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे हमसे कोई पूछे ये हमने नॉट कहाँ लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले, तो आंसर है मेन वर्ब से पहले। ठीक है, अब अगर ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं जो समझाई गई हैं, तो अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ देखो ये जो डिड हमने लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। कंप्लीट जो है ये मेन वर्ब है, क्लर्क जो है वो सब्जेक्ट है, और ये नॉट है। तो हमें पता है कि नॉट कहाँ होना चाहिए था, मेन वर्ब से पहले। ये हमने कहाँ लिख रखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो मेन वर्ब से पहले लिखने के लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा कंप्लीट से पहले। कंप्लीट बी पार्ट में है, लेकिन जो बी पार्ट का वो फर्स्ट वर्ड है, बी पार्ट का फर्स्ट वर्ड है। तो अगर हम ए पार्ट के लास्ट वर्ड के बाद में नॉट को लिख देंगे तो बी पार्ट के फर्स्ट वर्ड से पहले ही माना जाएगा। तो हम इस नॉट को उठा के वहां से यहां लिख देंगे। तो ये हमारा करेक्शन हो गया। Why did the clerk not complete typing the report about the project the same day? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्शन है, ए पार्ट। चलो अब एक छोटी सी बात मैं आपको और समझा देता हूं, वो भी ध्यान देना। देखो अगर हम कभी किसी सेंटेंस में नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखें तो वो हमेशा लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं, वांट टू विजिट द म्यूजियम, ठीक है। हालांकि ये जो यूज है लैंग्वेज का, ठीक है, ये इनफॉर्मल होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स वगैरह होती हैं, स्पोकन में यूज की जाती हैं फ्लुएंसी और फ्लो को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये फिर भी सही है, मतलब ये गलत नहीं है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म समझ रहे हो ना, जैसे डू नॉट को डोंट कर दिया, विल नॉट को वांट कर दिया, कैन नॉट को कैंट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम
कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, फिर हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन सेंटेंस में जो चाहे हो। एक तो ये बात ध्यान रख लेना। एक दूसरी बात भी ध्यान रखनी है। क्या दूसरी बात ध्यान रखनी है? दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि मान लो कोई अगर हम सेंटेंस ऐसा लिख दें जिसमें एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही विल हैव बीन, he will have been arrested by the evening। मैंने कहा शाम तक वो अरेस्ट कर लिया जा चुका होगा। अब यहां देखो, ये विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन हेल्पिंग वर्ब है, अरेस्टेड मेन वर्ब है। अभी जो हमने स्टेटमेंट लिखा ये भी हमारा अफर्मेटिव है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस का, तो विल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैव परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई, बीन पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो तीन हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करी है, मेन वर्ब तो एक ही है अरेस्टेड। अब मेन वर्ब यहाँ पर हमारे पास एक है अरेस्टेड, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास तीन है, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब एक थी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब तीन है। अब कहाँ लिखोगे क्वेश्चन, ये नॉट, ये बताओ। अगर आपके पास में एक वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है तो आपने नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले लिख दिया, ठीक हो गया। अब कोई सेंटेंस ऐसा मिल जाए जिसमें हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा हो, जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा, स्टेटमेंट है, तो इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तीन, मेन वर्ब है एक। अब कहां लिखोगे नॉट, बताओ सभी लोग। He will have been arrested by the evening एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नॉट हमें कहां पे लिखना चाहिए, जल्दी बताओ। पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। तो हमें उनको लिखना चाहिए पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद लिखना चाहिए। तो हम उसको विल के बाद ही लिखेंगे, ध्यान रखना। He will not have been arrested, तो have been arrested ये एक्चुअल में मेन वर्ब है, विल केवल हेल्पिंग वर्ब है, ये एक ही वर्ब है, ये वर्ब फ्रेज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Dash hard she tried, Sita could not memorize the poem। बताओ भाई, मैं बोल दूंगा तो आंसर तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। द बुलेट हिट द टारगेट डैश द बुल्स आई। द बुल आई का मतलब होता है परफेक्ट निशाना, हिट द बुल्स आई का मतलब एग्जैक्ट सटीक काम करना, हिट द नेल ऑन द हेड। हाँ बढ़िया, सबको पता है तो अच्छी बात है। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, डैश हार्ड शी ट्राइड, यहां पर ये जो हमने ट्राइड लिखा है ना, ये हमारी मेन वर्ब है, शी इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। हार्ड हमारा एडवर्ब है, हार्ड क्या है, एडवर्ब है, ट्राई वर्ब के लिए यूज है। अब इसके साथ हमें एक और एडवर्ब लिखना है। अब हम कौन सा एडवर्ब लिखें हमें सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है, ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने एक तो लिखा इवन दो, इवन दो कंजंक्शन होता है, ठीक है। इवन दो जो होता है वो कंजंक्शन होता है, वो एडवर्ब नहीं होता है, ध्यान देना है, ये कंजंक्शन होता है। तो ये कंजंक्शन तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। हमें एक एडवर्ब चाहिए जो हार्ड एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे, बिकॉज कंजंक्शन होता है, ये भी गलत हो गया। वाइल कंजंक्शन और कंजंक्शन होता है, ये भी गलत हो गया। तो ये तो सारे ऐसे ही गलत हो गए क्योंकि तीनों ही कंजंक्शन होते हैं, वाइल भी कंजंक्शन है, इवन दो भी कंजंक्शन है, बिकॉज भी कंजंक्शन है, बस हाउएवर जो है ये एडवर्ब है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हाउएवर को लेकर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि हाउएवर जो होता है इसका यूज हम दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं जहां पे कंट्रास्ट हो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं एक चीज, जो हाउएवर वर्ड है ना, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखो मैं एक बार समझा देता हूं आप लोगों को। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉज he skipped the training
however he was fine। ठीक है, एक however ही है, you can't defeat him however hard you may try। तो आपको समझना ये है कि ये जो however है ये कनेक्टिंग एडवर्ब है, ये एक कनेक्टर है, मतलब ये कनेक्टिंग एडवर्ब होता है, तो सॉरी हाँ कनेक्टिंग एडवर्ब होता है। ये जो however है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, वो कनेक्टिंग एडवर्ब है, डिग्री है। वो दो आइडियाज कनेक्ट कर रहा है। एक आइडिया क्या है, एक आइडिया है कि ही स्किप द मीटिंग, ये तो खैर फैक्ट है कि उसने मीटिंग स्किप कर दी, उसने ट्रेनिंग स्किप कर दी। और दूसरी बात है ही वाज फाइन, वो ठीक था। तो ये चीजें कंट्रास्टिंग है कि अगर वो ठीक था तो उसको जाना चाहिए था ट्रेनिंग सेशन में, फिर उसने क्यों कर दिया। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी है कि हाउएवर कनेक्टिंग एडवर्ब भी होता है जिसका यूज हम दो डिफरेंट आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं जो कंट्रास्टिंग होते हैं, इस तरीके से जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है। दूसरा हाउएवर एडवर्ब डिग्री भी होता है और इसका यूज हम दूसरे एडवर्ब्स के साथ में करते हैं उनकी डिग्री बताने के लिए। हाउएवर का मतलब कितना भी, तो यहाँ पे हार्ड जो है ना ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, डिग्री भी होता है, तो इसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री लिख दिया। हाउएवर हार्ड, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो उसको हरा नहीं पाओगे, तो ये है। अब ये हाउएवर कैसे आया और ध्यान कैसे रहेगा, ये हाउएवर और वो हाउएवर अलग अलग है। ये वाला हाउएवर पॉपुलर है, सभी इसको लोग जानते हैं, सब किसी को उसमें दिक्कत नहीं होती। ये वाला हाउएवर लोगों को कंफ्यूज करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज होता है। देखो जैसे हमने हु लिखा, ठीक है, तो हु से बन गया हुएवर। ठीक है, हुम लिखा, हुम से बन गया हुमेवर। ठीक है, फिर हमने लिखा व्हाट, इससे बन गया व्हाट एवर। ठीक, फिर हमने लिखा व्हेन, व्हेन से बन गया व्हेन एवर। ठीक है, फिर हमने लिखा वेयर, वेयर से बन गया वेयर एवर। ठीक है, तो उसी तरीके से हाउ से बन गया हाउ एवर। तो तुम्हें ये ध्यान देना है, जैसे हु से हुएवर बन गया, हुम से हुमेवर बन गया, व्हाट से व्हाट एवर बन गया, व्हेन से व्हेन एवर बन गया, वेयर से वेयर एवर बन गया, उसी तरीके से हाउ से हाउ एवर बन गया। ठीक है, हुएवर का मतलब जो कोई भी, हुएवर का मतलब क्या हुआ, तो कोई भी। ठीक है, नॉट सम स्पेसिफिक। जब हमें जनरल बात करनी होती है, जब हमें किसी स्पेसिफिक को ना लेकर जनरल की बात करनी होती है, जनरल आइडिया जनरल थिंग्स की बात करनी होती है, तो हम इनका यूज करते हैं वर्ड्स का जिनके साथ में ये एवर लिखा हुआ है। मान लो कोई स्पेसिफिक पर्सन है, तब तो हम उसके साथ हु ही लिखेंगे, तो हम उसके साथ क्या लिखेंगे, हु। द मैन हु हेल्प्ड यू, द मैन हुम आई हेल्प्ड। तो अगर हम स्पेसिफिक पर्सन की बात करेंगे तो हम हु और हुम लिखेंगे, लेकिन अगर हम किसी जनरल की बात करेंगे तो हुएवर लिख देंगे, हुएवर कम्स हियर। ठीक है, जो भी यहाँ आता है। तो हुएवर का मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं, जो भी। तो उसी तरीके से हुमेवर भी जनरल के लिए यूज होता है, व्हाटएवर भी जनरल के लिए यूज होता है, व्हेनेवर भी कोई स्पेसिफिक टाइम की बात करनी है तो आपको व्हेन लिखना पड़ेगा। द डे व्हेन आई मेट हिम, ठीक है, द ईयर व्हेन ही केम हियर। तो अगर कोई स्पेसिफिक टाइम की आप बात करो तो आपको व्हेन लिखना पड़ेगा, लेकिन आप जनरल बात करो तो व्हेनेवर लिखना पड़ेगा। व्हेनेवर आई मेट हिम, जब भी मैं उसको मिलता हूँ, नॉट सम स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, वेरेवर हो गया, वैसे हाउएवर हो गया। हाउ का मतलब कितना, हाउएवर का मतलब कितना भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउएवर शुगर, हाउएवर स्वीट, कितना भी मीठा हो, वो चीनी अपने चाय में डलवाते है। हाउएवर स्वीट द टी इज, however sweet the tea is, he will ask for more sugar। अब ये समझो, ठीक है, तो हमने कहा however sweet the tea is, चाहे कितनी भी मीठी हो वो और चीनी मांगेगा जरूर। ठीक है, तो ये हाउएवर है ना, ये देखो स्वीट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है।
और उसके लिए हमने एडवर्ब डिग्री यूज करा है। और ये हाउएवर कंजंक्शन नहीं है, ये एडवर्ब है, ठीक है। तो ये जो हाउएवर का यूज है इसको हमें सीखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। इससे बेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है। अब मान लो ये हाउएवर का यूज जो मैंने आपको समझाया, इस पर बेस्ट क्लोज टेस्ट में कोई क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं जाके वहां पर। दिमाग लगा लो भाई, जैसे वेन से वेनेवर हो गया वैसे हाउ से हाउएवर हो गया, बस खत्म कहानी। आ जाओ वापस चले। तो ये जो बातें बताइए सबको समझ में आ गई, ध्यान रहेंगी आगे एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, क्लोज टेस्ट में आ गया तो यूज कर लोगे हाउएवर को, कि कंफ्यूज जाओगे। चलो अब ये देखो, however hard she tried Sita could not memorize the poem, हो गया। The bullet hit the target dash at the bull's eye, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखें, राइटली लिखें, करेक्टली लिखें, राइट लिखें या स्टिल लिखें, ठीक। तो देखो स्टिल आएगा नहीं, स्टिल जो होता है ना ये टाइम का एडवर्ब होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वाला मीनिंग कन्वे करना है तो वो आएगा नहीं। करेक्टली का मतलब होता है ना करेक्ट मैनर, वो भी गलत हो गया। राइटली का यूज हम करते हैं मतलब अपना ओपिनियन इंट्रोड्यूस करने के लिए। यू हैव राइटली ब्लेम्ड देम, तुमने सही उनको ब्लेम किया, तो ये अपना ओपिनियन बताने के लिए यूज करते हैं। राइट का मतलब एग्जैक्ट, ठीक है। ये एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। यू आर टॉकिंग राइट, यू आर टॉकिंग राइटली नहीं, यू आर टॉकिंग राइट, तुम सही बोल रहे हो, ठीक। तो इसमें आ जाएगा राइट। तो यहाँ पे हमें एक दो वर्ड्स ध्यान रख ले चाहिए, जैसे देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, राइट है, हार्ड है, फास्ट है, डायरेक्ट है, स्ट्रेट है, ठीक है, हाई है, वेल है, इल है, एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों ही होते हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव भी हैं और ये एडवर्ब भी हैं। एक एक क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ, एक लोग बताना। एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चों, जिसको समझ में आ जाए वो पहले आंसर, मतलब जिसको भी आंसर आ जाए समझ में बताए। हमने एक सेंटेंस लिखा, he does hard work, ठीक है। और दूसरा he does work hard। इन दोनों सेंटेंसेस में जो हमने हार्ड वर्ड लिखा है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। इन सेंटेंसेस में जो हमने हार्ड वर्ड लिखा है, जैसे यहाँ पर हमने हार्ड लिखा है और यहाँ पर हमने हार्ड लिखा है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। सभी लोगों को बताना है, बताओ भाई। ये है सेंटेंस 1, ये है सेंटेंस 2। इन दोनों सेंटेंसेस में जो हमने हार्ड वर्ड का यूज किया है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। सभी लोग बताओ। दिमाग लगाओ, ऐसा क्या इतना तो मुश्किल भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो, सुनना। ही सब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को होनी चाहिए, सबको ये बात पता है कि ही प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट का काम करे। चलो ये जो डज हमने लिखा ना ये वर्ब है, और ये जो डज हमने लिखा ये हेल्पिंग वर्ब है। अब दिमाग में आएगा भाई ये क्या बदतमीजी है, ये वाला डज हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला वर्ब है, ऐसा क्यों? क्या पता दोनों वर्ब हो, क्या पता दोनों हेल्पिंग वर्ब हो, क्या पता एक वर्ब हो एक हेल्पिंग वर्ब हो। तो मैं बता देता हूँ, देखो होता क्या है कि डू डज डिड, ठीक है। तो ये जो होती है ना तीनों, ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होते हैं, ठीक है। वर्क वर्ड जो होता है वर्ब और नाउन दोनों होता है, हार्ड वर्ड जो होता है एडजेक्टिव वर्ड दोनों ही होता है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है वो थोड़ी सी इसलिए आपको कंफ्यूज कर सकती है। जैसे मैं बता देता हूँ, डज, ठीक है, वर्क और हार्ड। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो डज वर्ड है, ठीक है, डज जो है ये वर्ब भी होता है और ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है। पता ही हो गया तो सबको। वर्क जो है वो वर्ब भी होता है और वो नाउन भी होता है, ये भी पता होगा सबको। हार्ड जो है ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है।
बताया ना अभी। तो अगर ये बातें ध्यान में रखें कि यहाँ पे जो डज है वो वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्क जो है वो वर्ब भी है और नाउन भी है, हार्ड जो है वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो अगर ये बातें हमें क्लियर रहेंगे ना, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तुरंत समझ में आएगा। तो ये जो हमने डज है इसको हमने हेल्पिंग वर्ब वर्ब इसलिए मान लिया है क्योंकि यहाँ पे जो वर्क है ना ये नाउन है और यहाँ पर जो वर्क है ये वर्ब है। अब किसी के दिमाग में आएगा भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये वर्क नाउन है ये वर्क वर्ब है, तो ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो हार्ड है ना वो एडजेक्टिव है वर्क वर्ब के लिए, वर्क नाउन के लिए, और ये जो हार्ड है ये एडवर्ब है वर्क वर्ब के लिए। अब दिमाग में आएगा ये कैसे पता चला कि ये हार्ड एडवर्ब ही है और वो वाला एडजेक्टिव है? तो होता क्या है, हार्ड जो होता है एडवर्ब मैनर होता है, वर्ब्स के बाद लिखा जाता है। तो अगर हम वर्क से पहले हार्ड लिख रहे हैं तो ये एडवर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये एडवर्ब होता और वर्क वर्ब होता तो हार्ड को बाद में लिखना पड़ता। हार्ड एडवर्ब मैनर होता है। हार्ड क्या होता है? एडवर्ब मैनर। तो अगर हमने पहले लिख रखा है तो इसका मतलब ये एडवर्ब नहीं है, अगर ये एडवर्ब नहीं है तो फिर ये वर्ब नहीं है, अगर ये वर्ब नहीं है तो फिर ये नाउन है और ये नाउन का एडजेक्टिव है। तो ये हो गया ही डज हार्ड वर्क, वो मेहनत करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने हार्ड को वर्क के बाद लिख रखा है तो हम वर्क को नाउन नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम वर्क को नाउन मानेंगे तो हार्ड को मानना पड़ेगा उसका। ठीक है, हार्ड को क्या मानना पड़ेगा उसका? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मानोगे तो पहले आएगा। ठीक है, तो वर्क जो है वो यहाँ पर क्या है आपका? मेन वर्ब है और हार्ड उसका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब कोई सोचेगा अगर ये हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है तो फिर डज हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज की? जब वर्क वर्ब है तो डज लिखना ही नहीं चाहिए था। एम्फेसाइज करने के लिए लिख देते हैं। जो हमारे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंसेस होते हैं उनमें हम डू डज डिड को एम्फेसाइज करने के लिए लिख देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना ये हार्ड एडजेक्टिव है, ये वर्क नाउन है, ये डज वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, वर्क मेन वर्ब है, हार्ड एडवर्ब है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे राइट है, हार्ड है, फास्ट है, डायरेक्ट है, स्ट्रेट है, हाई है, वेल है, इल है, ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट लिख रहे हैं वो एडवर्ब ही है, एडजेक्टिव नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा अगला तो यहाँ है। I was thrilled as my favorite batsman hit just a six as I reached the stadium. आंसर बताओ। ये जो क्वेश्चन लिखा है बच्चों इसका आंसर बताओ एक बार। आ जाए किसी को ध्यान में कि भाई इसमें तो ये करेक्शन करना है, तो बताओ क्या हो सकता है करेक्शन? तुम लोग तो होशियार हो। चलो मैं बताता हूं, देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ओनली ही आंसर्ड द क्वेश्चन। ठीक है, he only answered the question। he answered only the question। अब इससे पहले कि मैं आपको कुछ समझाना शुरू करूं इन सेंटेंसेस के बारे में, एक छोटी सी बात जो अगर आप पहले से ना जानते तो थोड़ी सी ध्यान रख लेना। क्या कि ओनली और जस्ट दोनों वर्ड एक तरीके से सिनोनिम से हो जाते हैं। ये दोनों एम्फिसाइजर होते हैं। ये दोनों वर्ड जो हैं ये क्या है? ये एम्फिसाइजर है। इनका यूज हम सेंटेंस के किसी भी पार्ट को एम्फिसाइज करने के लिए कर सकते हैं जिसको हम एम्फिसाइज करना हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो प्रेडिकेट हो, चाहे क्लॉज हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, किसी के साथ भी कर सकते हैं। अब यहां पर ओनली का यूज हमने किया है सब्जेक्ट के साथ, जिससे पहले लिख रखा उसी को एम्फिसाइज किया जा रहा है। यहां पे इसका यूज हमने किया है वर्ब से पहले, यहां पर हमने इसका यूज किया है ऑब्जेक्ट से पहले।
चलो कौन सा सही बताओ। ओनली ही आंसर्ड द क्वेश्चन, ये सही है। ही ओनली आंसर्ड द क्वेश्चन, ये सही है। ही आंसर्ड ओनली द क्वेश्चन, ये सही है। इनमें से कौन सा सही है बताओ भाइयों। दिमाग जो थोड़ा बहुत है अपना उसको यूज करके आंसर बताओ। ओनली ही आंसर्ड द क्वेश्चन, ही ओनली आंसर्ड द क्वेश्चन, ही आंसर्ड ओनली द क्वेश्चन, कौन सा सही है? चलो बढ़िया। होशियार तो फिर तुम लोग हो, मैं तो पहले से ही मानता हूँ ये बात। इतनी आसान इंग्लिश होती भाई तो बहुत लोग सीख गए होते, बहुत लोग सिखा भी लेते। ठीक है, बार बार कहता हूँ अक्ल यूज करा करो, अक्ल यूज करा करो, लेकिन मूर्खों को तो समझा कितना भी लो वो चलेगा अपने हिसाब से। बावले आदमी को ना चाहे कितने भी लेक्चर दे लो, चाहे उसकी ट्यूशन लगवा दो, चाहे उसकी कोचिंग लगवा दो, करेगा अपने मन की। ये उसकी खासियत होती है। ठीक है, भाई मूर्खों इतना भी आसान नहीं है। खोपड़ी यूज क्या करो। देखो, जब आप इंग्लिश में जनरलाइज करोगे चीजों को तभी आपसे गलती होगी। जब आप जनरलाइज कर दोगे तभी गलती कर दोगे। जनरलाइज नहीं करोगे, समझते रहोगे तो सही आंसर बताते रहोगे। मेरी पढ़ाने की अप्रोच ये है, आप में से जो मेरे से पहले कभी पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जब मैं ओनली बताता हूँ तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ। मैंने 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस लिखे, इनमें ओनली की पोजीशन अलग अलग है, बच्चों से पूछा कौन सा सही, बाद में सारे सही निकले। तो इन वो पुफों ने क्या करा, इन्होंने बिना दिमाग लगाए कह दिया सारे सही। कैसे भाई सारे सही? तुमने सोच के आंसर दिया था? नहीं, तुमने सोच के आंसर नहीं दिया था, तुमने तुक्के से आंसर दिया, तुमने रट्टा मार के आंसर दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता बेटा, सोचा करो, समझा करो। ठीक है, इंग्लिश में जो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ है, मुझे पता है, हो सकता है कुछ बच्चों को भी पता हो, लेकिन ज्यादातर को पता भी नहीं समस्या क्या है। उनको लगता है कि हमारे पास इंग्लिश में समस्या ये कि हमें सही टीचर नहीं पता किससे पढ़ना है, वो मारे मारे घूम रहे इस यूट्यूब चैनल पे, उस यूट्यूब चैनल पे, फलाना ढिमकाना। ठीक है, उनको लगता है कि उन्हें वो किताब नहीं पता जिससे ये एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, उनको लगता है ये प्रॉब्लम है उनकी। तो इंग्लिश इन बच्चों की कमजोर है। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि समस्या उनके अंदर है, उनको लगता है समस्या बाहर है, कि उनको वो किताब नहीं मिल पा रही जिसमें से वो क्या आती है, वो किताब कहाँ से मिले। ठीक है, फिर यूट्यूब पे वीडियो घूमते देखते हैं कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है वो क्या के लिए, किसी ने कुछ बता रखा, किसी ने कुछ बता रखा, सब अपना अपना बेचने में लगे पड़े। ठीक है, तो उसको लगता है कि कोई किताब है जो उसको मिल नहीं पा रही है, उसको लगता है कोई पर्सन है, कोई पढ़ाने वाला टीचर है, किसी का कोई यूट्यूब चैनल है, वो हमें नहीं मिल पा रहा है जहां से जो पढ़ाते हैं सारा पेपर में आ जाता है। इस बार का सीजीएल आप लोगों ने दिया तो पता ही होगा ना, 1-2 लोग रहेंगे ऐसे, बहुत था कि बढ़िया 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 पेपर में नहीं आया ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने अंदर काम करना है, बाहर ढूंढते घूम रहे हो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या। ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, ओनली ही आंसर्ड द क्वेश्चन, तो इसका मतलब हो गया एंड नोबडी एल्स आंसर्ड द क्वेश्चन, यही मतलब हुआ ना। ओनली ही आंसर्ड द क्वेश्चन का मतलब हो गया एंड नोबडी एल्स आंसर्ड द क्वेश्चन, और किसी ने आंसर नहीं दिया। तो मान लो 5 लोग थे, 10 लोग थे, 20 लोग थे, 50 लोग थे, उनमें से ही कोई एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन है, केवल उसी ने जवाब दिया क्वेश्चन का और किसी ने जवाब नहीं दिया, तो ये ठीक है ऐसा कहना, ओनली ही एंड नोबडी एल्स। ही ओनली आंसर्ड द क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन को केवल आंसर किया, तो कहने का मतलब एंड ही डिड नथिंग एल्स, और उसने कुछ नहीं किया। अच्छा, और करना भी क्या होता है? कोई क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर ही तो देना होता है, और उसका क्या करना होता है। ठीक है, तो ये इलॉजिकल है यहाँ पे ओनली का यूज, इट डजंट मेक एनी सेंस। फिर हमने लिखा ही आंसर्ड ओनली द क्वेश्चन, उसने केवल क्वेश्चन को आंसर किया, और किसको करना रहा होगा। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन के साथ हमने द आर्टिकल लिख रखा है, तो द आर्टिकल का मतलब है वो जो भी क्वेश्चन है वो डेफिनेट क्वेश्चन है, एक ही है और नहीं है। ठीक है, अगर और होते और यहाँ पे लिखा होता ही आंसर्ड ओनली वन क्वेश्चन, उसने केवल एक क्वेश्चन का जवाब दिया, तो मान लेते कोई पर्सन है, हमने उससे 5 क्वेश्चन पूछे, 5 में से उसने केवल एक का जवाब दिया। तो अगर बहुत से क्वेश्चन होते और हमें उनमें से कुछ को रेफर करना होता तो हम दा तो नहीं लिखते,
अगर हम द क्वेश्चन लिख रहे हैं, द का यूज हम कब करते हैं? आर्टिकल खा गए होगे तो क्या है, ऐसे ही है, सब बिखरा है। जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं या जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाता हूं, चाहे यूट्यूब पर या पेड बैचेस में जहां भी, तो हम वहां पे क्या पढ़ते हैं कि एन आर्टिकल का यूज किया जाता है उन नाउन्स के साथ में जो वन ऑफ मैनी हो। क्या पढ़ते हैं? जो वन ऑफ मैनी हो। द का यूज किया जाता है उन नाउन्स के साथ में जो द ओनली वन हो। तो अगर हम द क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन एक ही रहा होगा और क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो अगर क्वेश्चन एक ही रहा होगा तो ओनली लिखकर उसको एम्फिसाइज क्यों कर रहे हो भाई? ओनली द क्वेश्चन लिखने का मतलब है और भी क्वेश्चन रहेंगे, उसने एक ही का जवाब दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो अगर यहाँ पे ये लिखा होता ही आंसर्ड ओनली वन क्वेश्चन, ही आंसर्ड ओनली हाफ क्वेश्चंस, ही आंसर्ड ओनली सम क्वेश्चंस, ही आंसर्ड ओनली टू क्वेश्चंस, तो सही जाता। अब ये गलत है। चलो मैं लिखूंगा नहीं, या चलो लिख ही देता हूं। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ऐसे लिख दूं, ही आंसर्ड द ओनली क्वेश्चन, अब बताओ सही है गलत? अगर हम ऐसे लिख दें ही आंसर्ड द ओनली क्वेश्चन, अब बताओ सही है गलत? ही आंसर्ड द ओनली क्वेश्चन, ये सही है गलत? वैसे बता दो। सही है। ही आंसर्ड द ओनली क्वेश्चन सही है। द ओनली का मतलब एकमात्र, एक ही क्वेश्चन पूछा गया और उसने उसका जवाब दे दिया। तो ये जो ओनली है एम्फिसाइजर नहीं है, ये एडजेक्टिव है क्वेश्चन के लिए। ये एम्फिसाइजर था, ये एम्फिसाइजर था, ये एडजेक्टिव है। तो ये जो हमने लिखा ना ही आंसर्ड द ओनली क्वेश्चन, ये सही हो गया। तो भाइयों सीधी सी बात ये कि पढ़ो लिखो दिमाग लगाओ तो ठीक है। अगर पढ़ने लिखने से आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है तो पढ़ने और सीखने का तरीका सही है। अगर पढ़ने से केवल तुम्हारे रट्टे बढ़ रहे हैं, समझ नहीं बढ़ रही है, तो फिर वो तरीका गलत है। उस पर हमें थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। बाकी तो अपना देखो, जिसको जो अच्छा लगे अपना करो, हमें क्या लेना देना, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ये है कि जस्ट और ओनली ये दोनों वर्ड एम्फेसाइजर होते हैं, और इनके ये जो यूजेस मैं आपको समझा रहा हूँ इन पे बेस्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर पे, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन पढ़ो और देखो उसका आंसर बता पाओगे क्या? आई वॉज थ्रिल्ड, मैं थ्रिल्ड था, रोमांचित था। एज माई फेवरेट बैट्समैन हिट जस्ट अ सिक्स, कि जैसे मैं पहुंचा मेरे फेवरेट बैट्समैन ने एक सिक्स मार दिया। एज आई रीच द स्टेडियम, जैसे मैं स्टेडियम में पहुंचा। तो ये जो जस्ट हमने एम्फेसाइजर यूज किया है, ठीक है, ये हम किसको एम्फेसाइज करने के लिए यूज कर रहे होंगे? नंबर ऑफ सिक्स को, कि एक ही सिक्स मारा इसलिए मैं थ्रिल्ड था, ठीक है, ये किस लिए था? आंसर बताओ जल्दी से। मैंने जैसे एक सेंटेंस लिखा, आई वॉज थ्रिल्ड एज माई फेवरेट बैट्समैन हिट जस्ट अ सिक्स एज आई रीच द स्टेडियम। तो जस्ट लिखकर हम किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, बस ये बताओ। नंबर ऑफ सिक्स को कर रहे हैं कि एक ही सिक्स मारा इसलिए मैं थ्रिल्ड था, दो चार मार देता तो मुझे खुशी नहीं होती, एक मारा तो बड़ी खुशी हुई, पांच मार दी तो कोई खुशी नहीं हुई, तो बेकार काम कर दिया। या उसने हिट किया, केवल हिट किया सिक्स को और कुछ नहीं किया, और क्या करता सिक्स को हिट करने के अलावा? पटक देता उठा के। मतलब जस्ट लिखकर हम किसे एम्फेसाइज कर रहे हैं आपको सोचना है। मैं बताता हूँ तुम लोग, इंग्लिश भैया ऐसे ही है लोगों की, पढ़ने वाले भी उतने ही कंफ्यूज हैं जितने पढ़ाने वाले कंफ्यूज हैं, ठीक। अकल वकल किसी को यूज करनी होती नहीं है, थोड़ा अकल यूज क्या करो, सोचा करो, पढ़ने की आदत डालो, थोड़ा समझा करो। ये क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, बुक्स हैं, इनसे बाहर निकलो, थोड़ा टाइम दो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज, ठीक है। ये जस्ट यूज किया जा रहा है एम्फेसाइज करने के लिए टाइम को। एज आई रीच द स्टेडियम, जैसे ही मैं स्टेडियम पहुंचा उसी समय। मान लो मैं मैच देखने गया स्टेडियम में, तो मेरा फेवरेट बैट्समैन है, बैटिंग कर रहा है, और जैसे ही मैं स्टेडियम में पहुंचा वैसे ही उसने सिक्स मार दिया, भाई मजा आ गया। तो यहाँ पे जस्ट लिखकर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं किसको? टाइम को, कि उसने सिक्स मार दिया उसी टाइम जैसे ही मैं पहुंचा। तो जस्ट लिखकर एम्फेसाइज अगर हम टाइम को कर रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज ये गलत है। आप नंबर ऑफ सिक्स को लिखकर एम्फेसाइज नहीं कर सकते कि आई वॉज थ्रिल्ड, मैं थ्रिल्ड था क्योंकि मेरे बैट्समैन ने केवल एक सिक्स मारा, मेरे फेवरेट बैट्समैन ने। तो ये बदतमीजी लगेगी, केवल एक सिक्स मारा तब आप थ्रिल्ड थे, इसका मतलब ये निकलता अगर वो दो चार सिक्स मार देता तो आपको थ्रिल नहीं होता, तो ये बेतुकी बात है, ठीक है।
हिट को आप एम्फिसाइज कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जस्ट हिट द 6, केवल मारा 6 और कुछ नहीं किया। और करने क्या होता है 6 का? हिट ही किया जाता है 6, और तो कुछ किया भी नहीं जाता। सब्जेक्ट को आप कर नहीं सकते एम्फिसाइज, क्योंकि सब्जेक्ट को एम्फिसाइज करोगे तो जस्ट को आपको लिखना पड़ेगा माय फेवरेट बैट्समैन से पहले, क्योंकि नाउन फ्रेज यहां से शुरू होती है ना। माय फेवरेट बैट्समैन जो नाउन फ्रेज है वो यहां से शुरू होती है। अगर आप माय फेवरेट बैट्समैन को एम्फिसाइज करोगे तो जस्ट आपको लाके लिखना पड़ेगा यहां पर, जो कि आप ला नहीं सकते। हिट को एम्फिसाइज करना इलॉजिकल होगा, A6 को एम्फिसाइज करना इलॉजिकल होगा। तो आप किसको एम्फिसाइज कर सकते हो? टाइम को। जस्ट एज आई रीच्ड, तो एज आई रीच्ड एक टाइम की क्लॉज है और हम उस टाइम को एम्फिसाइज कर रहे हैं जस्ट लिखकर, कि उसी टाइम, ऐसा नहीं घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद, जैसे ही मैं पहुंचा स्टेडियम में वैसे उसने छक्का मार दिया। चलो, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों। लो आंसर बताओ। सर डिप्रेशन में चला गया हूं, एडवाइस भोपाल सिंह। ये एडवर्ब डिस्कस करना बंद कर दें भाई क्या मेरे? देखो मुझे मोटिवेशन नहीं आते मेरे भाई, ठीक है? मुझ पे तुम पता नहीं क्यों भरोसा करते होगे, वो तुम्हारी गलती है। मुझे ये मोटिवेशन देना और ये लच्छेदार बातें छोड़ना और वो करना आता नहीं है। मैं थोड़ा सा ना पुराना टाइप का पर्सन हूँ। तो मैं एक काम करूँ, एक क्लिनिक खोल लेता हूँ, डिप्रेशन भगाओ, आओ यहाँ, आओ यहाँ आओ, डिप्रेशन भगाओ, ऐसे लिख दूंगा बाहर बोर्ड। डिप्रेशन हमें समझ में नहीं आता डिप्रेशन नाम की चीज होती क्या है सर। हम भी पढ़े लिखे, ठीक है, हमने भी जिंदगी में कुछ सपने देखे जो नहीं अचीव हुए, वो एक अलग बात है, ठीक है। जो अचीव हो वो सपनों से भी ज्यादा अच्छा था, वो एक अलग बात है। लेकिन हमें नहीं समझ में आता डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है सर, कोई बीमारी होती है। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या नमूने, डिप्रेशन। अबे भैया मेहनत कर, ठीक है, शारीरिक मानसिक श्रम करो बंधु मेरे, ठीक है, शारीरिक मेहनत करो, मानसिक मेहनत करो, डिप्रेशन नाम की चीज तक नहीं आएगी, ठीक है। कर्म सुधारोगे नहीं, लक्षण अपने सुधारोगे नहीं, अप्रोच अपने सुधारोगे नहीं, फिर कहोगे डिप्रेशन हो रहा। अरे भाई नाटक से। आंसर बताओ भैया, डिप्रेशन में चले गए हो तो वापस भी आ जाओ अपने आप। चलो आंसर बताओ। पता नहीं क्या डिप्रेशन होता है भाई। ठीक है, जिंदगी में सबके कठिनाई आती है, जिंदगी में सबके बवाल आते हैं, जिंदगी एक सी नहीं रहती है, ठीक है। हमारे साथ भी हुआ, हमारे से पहले करोड़ों लोगों के साथ हुआ, हमारे बाद में भी करोड़ों लोगों के साथ में ये होगा। दैट्स द लाइफ, यही तो जीवन है। नमूने डिप्रेशन में चले गए, चले गए, चले जाओ, आ जाओ। विद अनवेवरिंग फोकस ही टैकल द चैलेंज। इनको लच्छेदार बातें सुनाओ। सचिन बोला मैं खेलेगा, ठीक है, ऐसा कोई इन्हें पंप कर दो, झाड़ पे टांग दो, कोई इंजेक्शन लगा दो, तुरंत एकदम से ये झाड़ पे टंग जाएंगे। फिर धीरे धीरे दवा का असर खत्म होगा, फिर ये कोई मोटिवेटेड ढूंढते घूमेंगे, फिर यूट्यूब पे कोई चैनल ढूंढेंगे, कोई कलाकार ढूंढेंगे जो लच्छेदार बातें करता हो और पानी के मतलब बातों के बतासे खिला के इनको झाड़ पे टांग दे। ऐसे नहीं होता भाई। दूसरे के भरोसे अपनी जिंदगी जीने निकले हो क्या तुम? दूसरे तुम्हें मोटिवेट करेंगे, वो तुम्हारे पंप भरेंगे, वो तुम्हारे इंजेक्शन लगाएंगे, तो उतना ही तुम चलोगे, फिर जी चुके। ये आपको जानता नहीं है? हाँ लग तो कुछ नहीं, ये नाम तो मुझे सुना बुना लगता है, जानता तो है ये जरूर, ठीक है। नाम इसका बच्चे का अच्छा है ना, भोपाल सिंह, मैंने कभी सुना है ये नाम। तो मुझे ऐसा लगता है कि है तो किसी बैच में एनरोल्ड अपना बच्चा, मतलब नाम सुना है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन है गड़बड़ी। चलो, विद अनवेवरिंग फोकस शी टैकल्ड द चैलेंज डैश। अनवेवरिंग का मतलब दृढ़, फर्म, डिटरमिन्ड, ये ध्यान रखना। अनवेवरिंग का मतलब अटल, जो अपनी जगह से टले नहीं, डिगे नहीं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अडिग। अब ये मतलब मत पूछ देना अडिग का क्या है। जो अपनी जगह से डिगे नहीं, एकदम फोकस्ड, ठीक है। विद अनवेवरिंग फोकस शी टैकल्ड द चैलेंज, ठीक है, मतलब अडिग फोकस के साथ उसने टैकल किया चैलेंज को। कैसे किया बताओ? बैग एंड बैगेज किया। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कोई जगह वगैरह छोड़ देना परमानेंटली, गलत है। हेड ऑन, सामने सामने, मतलब फेस टू फेस। हेड ऑन का मतलब फेस टू फेस, भागे नहीं, पीठ नहीं दिखाई, दाएं बाएं नहीं खिसक गए। लाइंग डाउन तो इलॉजिकल मीनिंग हो जाएगा, घुटनों के बल हो जाना। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बारिश के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर हेड ऑन। He tackled the challenge head on। उसने
टक्कर लेकर फेस टू फेस जो है चैलेंज का सामना किया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है शी इज डैश रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन वी डोंट हैव टू वेट मच लॉन्गर। अब यहाँ पे एक बड़ी काम की चीज लिखी हुई है, ठीक है, क्या लिखा हुआ, वी डोंट हैव टू वेट मच लॉन्गर, हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना है, ज्यादा देर इंतजार नहीं करना है। कहने का मतलब ये निकला कि इंतजार तो करना है। अब देखो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था, अभी चाह रहा था मैं इसको झाड़ पे टांगू, अभी मुझे झाड़ पे टांग रहा है। देखो क्या कह रहा है, नहीं सर आप जो बताते हो वो सही बताते हो, आपका डांट ही हमारे लिए दुआ क्या है, दवा के समान है। अच्छा दवा के समान, मेरी डांट दवा के समान है, वाह बेगा, सुधर जा नमूने सुधर जा, ठीक है। आंखें खोलो, जिंदगी में मेहनत करो, ज्यादा चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जिंदगी जो तुम जी रहे हो इससे बदतर जीने वाले दुनिया में करोड़ों लोग हैं। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 हजार 2000 5000 20,000 नहीं, करोड़ों लोग हैं जो तुमसे भी, तुम जो जिंदगी जी रहे हो उससे भी कठिन स्थितियों में जिंदगी जी रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे आसपास के समाज में कुछ लोग ऐसे मिल जाएं, तुम्हारे गांव घर गली मोहल्ले शहर में मिल जाएं, देश में मिल जाएं, तुम्हारे देश में नहीं तो दूसरे देशों में मिल जाएं, ठीक है। तो ये डिप्रेशन ही चोंचले हैं मॉडर्न लोगों के, मॉडर्न लोग होते हैं ना आज के टाइम के, जो ये उनके चोंचले हैं। ये डिप्रेशन हो गया, फलाना ढिमकाना हो गया, भैया डिप्रेशन क्या चीज होती है, क्या चिड़िया का नाम है डिप्रेशन, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो पहले चाह रहा था कि मैं इसको झाड़ पे टांगू, कह रहा था मुझे डिप्रेशन हो रहा है, अब देखो मुझे झाड़ पे टांग रहा है, कह रहा है नहीं आपकी डांटी दवा के सामान है हमारे लिए। ओ प्रभु बकस दो, ठीक, पढ़ाई कर लो, एडवर्ब पढ़ लो मेरे से, बस बाकी छोड़। वो मोटिवेट नहीं हो गया, वो मुझे मोटिवेट कर रहा है। एक देखो वो नमूना आया, वो क्या कह रहा है, सर क्या ये क्लास यूट्यूब पर हो रही है? नहीं बेटा ये क्लास तुम्हारे मुंह पे हो रही है, यूट्यूब पे नहीं हो रही। क्या ही बताऊं मैं। चलो तो अब हमने लिखा शी इज रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन, शी इज वेरी रेडी, ऑलमोस्ट रेडी, पुअरली रेडी, मिजरेबली रेडी। तो अगर हम आगे वाली सेंटेंस पढ़े तो इसमें लिखा वी डोंट हैव टू वेट मच लॉन्गर। तो अगर हमने लिखा वी डोंट हैव टू वेट मच लॉन्गर तो इसका मतलब क्या निकला, मतलब इसका ये निकला कि हमें इंतजार तो करना है लेकिन ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। तो थोड़े करने का मतलब है कि उसका प्रेजेंटेशन है वो तैयार ही होगा, नहीं तैयार होता तो ज्यादा देर इंतजार करना पड़ता, तैयार करने में उसको ज्यादा टाइम लगता, ठीक है। तो लगभग तैयार होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा लेकिन लगभग तैयार होगा, तो ऑलमोस्ट आ गया, नियरली, अप्रोक्सीमेट, ऑलमोस्ट का मतलब नियरली। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया ऑलमोस्ट। वी डोंट हैव टू वेट मच लॉन्गर से हमें आइडिया मिल गया, ठीक है, आ गया। लो भाई ये देखो दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर बताना सही, जो सही आंसर बताएगा उसको मिलेगा इनाम, और जो सही आंसर नहीं बताएगा उसको मिलेगा क्या, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन तुम समझ जाना। ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। खैर मजाक अपनी जगह, काम की बात अपनी जगह। ये जो बच्चे है ना, एक ये है क्या है, मैंने पढ़ा भी नहीं था पहले, टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज है बच्चों के लिए, क्यूरेटेड बाय अभिनय सर। अभिनय सर ने तैयार किए रात दिन मेहनत करके, एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के लिए। बहुत दिमाग लगाया गया है, क्या नया पैटर्न है, कितने इसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस कितने होते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस कितने होते हैं, मतलब मैं अपने इंग्लिश वाले बताने लग गया, मैथ्स के भी होंगे, जीएस के भी होंगे, तो सारे ही होंगे। तो क्या पिछले एग्जाम्स का 22 और 23 के जो एग्जाम हुए, मतलब 2022 और 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें क्या लेवल रहा क्वेश्चंस का, ठीक है, कैसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, ठीक है। फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं, 30 मॉक टेस्ट हैं, ठीक। और ये एसएससी अभिनय मैथ ऐप पर अवेलेबल है, आप वहाँ इनको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। कोई टेक्निकल कारणों से थोड़ी सी फीस रखी गई है, जो कि आपको पता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन कोई टेक्निकल कारण होता होगा कि फ्री नहीं रखा जा सकता होगा, जिस वजह से 1 रुपए की फीस है, ठीक है। तो मतलब फीस नहीं है, यही मान लो। उसी तरीके से स्पेशल बैच है कंप्यूटर का, कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए,
है ना, आता था ना वो, कौन सा क्या कहते थे उसको, कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए जवाब को। तो रिकॉर्डेड कोर्स है कंप्यूटर का, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इसमें, प्रैक्टिस शीट है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है सारे टॉपिक्स का। बताओ भाई, इतनी चीजें, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है, और 6 महीने की वैलिडिटी है। 6 महीने तक कंप्यूटर का तो सिलेबस आप 6 महीने में 6 बार कंप्लीट करोगे। अच्छा, फिर वही टेक्निकल कारणों से इसकी भी कोई फीस रखी गई है, 1 रुपया। इस कोर्स की फीस भी 1 रुपया, 1 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और क्या है, कोई कहानी हो, कुछ बोलना बताना हो, पूछना हो, कोई क्वेरी इंक्वायरी करनी हो, तो ये नंबर है 9971512230 7303228 कितना 5 है ये 5350। इन पे अपना फोन भी करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है, आ जाओ एडवर्ब पे टूटते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, द ओल्ड पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स, द ओल्ड पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स, चलो, the old parents received the news of their only son's demise just a few days before। सीरियस मामला, आंसर बताओ। यहाँ देखो, ago और before, ये दो हमारे एडवर्ब्स होते हैं, सबको पता होगा इनके बारे में। दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। एगो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। तो इसका यूज हम करते हैं उस टाइम को रेफर करने के लिए जो प्रेजेंट से बैक जाने से आता है, मतलब प्रेजेंट से बैकवर्ड टाइम होता है। तो प्रेजेंट से बैकवर्ड टाइम जो होता है वो पास्ट होता है, तो एगो का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में करते हैं। बिफोर का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द फ्यूचर, सॉरी पास्ट, बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से बैकवर्ड। तो पास्ट से जब हम बैकवर्ड जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे पास्ट ऑफ पास्ट में। तो पास्ट ऑफ पास्ट में जो टेंस यूज होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। तो बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट जब हम पहुंचेंगे तो हम पास्ट में जाएंगे, और ऐसे एक्शन के लिए हम यूज करेंगे टेंस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ध्यान रहेगा। बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट जब हम जाएंगे तो हम पास्ट ऑफ पास्ट में पहुंच जाएंगे, उसके लिए हम टेंस यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। तो कहने का मतलब है बिफोर का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में, एगो का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड। ये रिसीव्ड जो हमने लिखा है ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, अ फ्यू डेज बिफोर, ये हमारा टाइम। तो हमें पता है अगर हम बिफोर लिख रहे हैं तो ये हम पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर रहे हो तो वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस लिखो। तो अब हम क्या करें, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखें या बिफोर की जगह एगो लिखें, बताओ क्या करें। The old parents received the news of their only son's demise just a few days before। तो इसमें हम बिफोर की जगह एगो लिख के सही करें बच्चे, या रिसीव्ड की जगह हैड रिसीव्ड लिख के सही करें, ये बताओ सभी लोग। क्या है भाई, ये क्या लिख दिया इसने। सर जी एग्जाम देने जा रहा हूं मैं, बेस्ट ऑफ लक बेटा मेरी तरफ से। बस एक सलाह है, कूल रहकर एग्जाम देना। एक एग्जाम जो है वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, सुनते समय बोलते समय, लेकिन इसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो अपना बेस्ट करना, जो आपसे बेहतर समझ के आंसर दे पाना, समझ क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ने का समझना फिर आंसर करना। तो पढ़ना, समझना फिर आंसर करना, बस यही मेरी टिप है। हड़बड़ी में बिना पढ़े बिना समझे आंसर नहीं करना, पढ़ना समझना और फिर आंसर करना, बस ये मेरी आपके लिए टिप है। बाकी मतलब आपके लिए मेरी यही टिप है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया एग्जाम देकर आओ। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है टाइम डिसाइड्स द टेंस, तो उसके हिसाब से हमें क्या लगेगा, हैड रिसीव्ड लिख दो, क्योंकि रट्टा मार रखा है भाई, टाइम डिसाइड द टेंस। सर जी ने पढ़ाया क्लास में और हमने रट मारा टाइम डिसाइड द टेंस, लेकिन बावले। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लिख दोगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट ऑफ पास्ट होता है। उसका यूज हम तब करते हैं जब हमें पास्ट में कोई एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ ये बताना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे दूसरा एक्शन कोई तुम्हें दिख रहा है जिसको तुम पास्ट बना मान के इसको पास्ट ऑफ पास्ट बना लो, नहीं लिखा ना, तो रट्टे नहीं मानने चाहिए बेवकूफ इंसान। अगर यहाँ पे कोई दूसरा एक्शन लिखा होता जो पास्ट होता
और ये उससे पहले हुआ होता तो हम इसे पास्ट ऑफ पास्ट मान लेते और पास्ट परफेक्ट टेंस लिख देते। यहाँ पे कोई दूसरा एक्शन तो लिखा नहीं, एक सिंगल इवेंट है जिसके बारे में बात कर रहे हो। अगर सिंगल इवेंट के बारे में बात कर रहे हो बेटा तो उसे पास्ट ऑफ पास्ट नहीं मानना चाहिए, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहने दो। ये ठीक है, ये बिफोर की जगह को कर लो। टाइम डिसाइड्स द टेंस, रट्टा मार लिया, समझे कुछ नहीं। तो इसमें एगो करो चलो। तो ये अपना एगो और बिफोर का डिफरेंस ध्यान रखना। आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। द हॉक्स पढ़ रहा हूं। द बॉक्स वॉज डैश हैवी फॉर दैट चाइल्ड टू कैरी। एक चीज बता दो बस, मान लो यहाँ पे टू कैरी ना लिखा हो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर इस सेंटेंस में ये इन्फिनेटिव ना लिखा हो तो आप क्या लिखोगे? हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस तभी लिखना है जब आपके पास में पास्ट का भी रेफरेंस हो, इसीलिए तो उसको पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। अगर आपके पास पास्ट का रेफरेंस नहीं है तो आप डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट का यूज नहीं करोगे, आपको पास्ट का यूज करना पड़ेगा। पास्ट का यूज आप डायरेक्ट कर सकते हो, आई मेट हिम यस्टरडे, लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट का यूज आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पास्ट का एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, फिर उससे बैक जाना पड़ेगा। लेकिन वो खा गए अंकल, अंकल को ध्यान रखे बस इतना कि टाइम डिसाइड द टेंस, बस बाकी सब गोलमोल। चलो आंसर बताओ। देखो अगर यहाँ पे ये ना लिखा हो टू कैरी तो आप कुछ भी लिख दो, वेरी लिख दो, मच लिख दो, एनफ लिख दो, सब लगभग सही जाएंगे। लेकिन ये जो हमने इन्फिनेटिव लिखा है ना, ये इन्फिनेटिव केवल टू के साथ यूज होता है, वेरी के साथ में भी यूज होता है लेकिन पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, पॉजिटिव मीनिंग यहाँ पे लॉजिकल नहीं होगा, तो वो जो हमने इन्फिनेटिव लिखा है टू कैरी उसकी वजह से यहाँ पे टू ही आएगा, बाकी सब गलत है। अच्छा, एनफ वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि एनफ को अगर लिखोगे ना तो हैवी के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो एनफ आ नहीं सकता पोजीशन की वजह से। नेगेटिव मीनिंग चाहिए क्योंकि बच्चा है, तो बच्चे के लिए कैरी करना बॉक्स को भारी ही रहा होगा, तो नेगेटिव मीनिंग चाहिए तो टू लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The passenger train was dashed to overtake the goods train going in the same direction. That passenger train was, passenger train थी, क्या थी हमें बताना है। To overtake the goods train, कि वो जो goods train थी, मालगाड़ी, goods train का मतलब है मालगाड़ी, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन का मतलब है यात्री गाड़ी, तो उसको ओवरटेक करने के लिए जो सेम डायरेक्शन में जा रही थी, मतलब जिस डायरेक्शन में ये जा रही है पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जा रही है गुड्स ट्रेन। तो वो जो पैसेंजर ट्रेन थी उसकी स्पीड इतनी थी कि वो गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर रही, सेम डायरेक्शन में जा रही ट्रेन को ओवरटेक कर लिया उसने। बताओ क्या लिखे यहाँ पे? क्वेश्चन को पढ़कर कंफ्यूज हो गए। पढ़ने को किसने कहा था अंकल? पढ़ने को कहा किसने था, क्यों पढ़ लिया? यूट्यूब पे खाली पढ़ाई लिखाई के वीडियो देखा करो, लेक्चरबाजी के वीडियो मत देखा करो, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं बहुत से लोग। तो अपनी दुकान चलाते हैं, मोटिवेशन का चैनल बना लिया है, दे मोटिवेशन दे मोटिवेशन, ठीक है, स्क्रिप्टेड सब ससुरे पढ़ते हैं, जो मन में आया बोल के चले जाते हैं। गांव देहात का सीधा साधा बच्चा वो सोचता है कि ये वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं भाई साहब, दाढ़ी मूंछ इनकी है नहीं, एकदम चिकने चिकने हैं, ठीक है, लाइट पूरी फुल आ रही है, उनको पता नहीं है स्टूडियो में बैठ के सब नाटकबाजी चल रही है। ठीक है, गांव देहात का बच्चा थोड़ा सा बेचारा सेंस मतलब सेंटिमेंटल टाइप का होता है, वो उनको मान लेता है कि भाई साहब का बड़ा नाम है, इनके यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर हैं, बड़ी शक्ल सूरत अच्छी है, फेशियल वेशियल करा के आए हैं, तो सही बोल लोगे, गलत थोड़ी बोल लोगे। वो उनकी बात को मान लेता है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। यूट्यूब पे केवल पढ़ाई लिखाई के वीडियो देखो बस। मोटिवेशन ढूंढना है, रियल मोटिवेशन ढूंढना है तो भाई उन लोगों में ढूंढो जो तुम्हारे आसपास में तुम्हें जिंदा चलते फिरते दिखाई पड़ते हैं। वीडियो वाले जो मोटिवेशन है उनसे मोटिवेशन मत लो, फेक है फेक है फेक है और झूठ है, और गजब झूठ है, ऐसा झूठ है चाशनी में लगा हुआ कि तुम उसको निगल ही जाओगे, तुम जान ही नहीं पाओगे ये झूठ है। तो यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सब झंझटबाजी है ना, यहाँ से मोटिवेशन मत लिया करो। मोटिवेशन अपने आसपास के रियल लोगों से लो। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाला कोई पर्सन हो सकता है, तुम्हारे गांव घर का कोई पर्सन हो सकता है, नाते रिश्तेदारी कोई पर्सन हो सकता है, उससे सीखो, उससे जो मोटिवेशन मिलेगा वो जिंदगी में काम आएगा। और ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, ये जो इन्फ्लुएंसर्स अपने को कहते हैं नाटकबाजी, ये सब फेक है सब। मैं मतलब पहले ये सब वर्ड यूज नहीं करता था, अब मैं यूज करता हूँ, सब फेक है सब।
जो यूट्यूब पर वीडियो बनवा रहा है, चाहे वो कोई टीचर है, आजकल के टीचर में बताता हूँ कैसे कलाकारी करते हैं। बैच में पढ़ा रहा है ऑफलाइन में, तो एक कैमरा है जो क्लास को रिकॉर्ड करता है, ऑनलाइन भी क्लास जाती है ना यूट्यूब वगैरह पे, ऐप पे, एक वो है। एक अलग से कैमरामैन, एक दो सेट बैठे हैं, वो अलग अलग एंगल से वीडियो बना रहे हैं, उसमें से रील निकालेंगे काट के, ठीक है, फिर वो प्रमोशन के लिए डालेंगे, वायरल होंगी वो। तो जो कलाकार ये काम करवा रहा है वो समझ लो झूठा है, पक्का झूठा है। उसका काम है, उसका व्यापार है दूसरों को बेवकूफ बना के ठगना, उनके इमोशंस के साथ, फेथ के साथ, भरोसे के साथ खिलवाड़ करना और उसके सहारे अपनी दुकान चलाना। तो अब ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, मानना नहीं समझ आया मत मानना, मुझे क्या जा रहा है, मेरा तो कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है। मैं तो मस्त हूँ, देखो मैं तो सूफी हूँ, ठीक है, ना कुछ बनाने आया ना कुछ बिगाड़ने आया, ना मेरा कुछ बनना है ना मेरा कुछ बिगड़ना है। लेकिन तुम लोग बहुत कुछ गंवा दोगे क्योंकि तुम उस मेंटल स्टेट में नहीं हो। जैसे वो बच्चा भी चिल्ला रहा था ना, ठीक है, कि डिप्रेशन डिप्रेशन, फिर तुम जाओगे डिप्रेशन में। मेरा डिप्रेशन कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम्हारा डिप्रेशन सब कुछ कर देगा। तो अपने आसपास के लोगों में, अपने माता पिता में, मतलब मैं माता पिता टर्म जनरली यूज नहीं करता, ठीक है, बच्चे से जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं तो मैं अवॉइड करता हूँ। अपने आसपास के लोगों में जिनको तुम देखते हो, ठीक है, उनमें मोटिवेशन ढूंढ सकते हो तो ही मोटिवेशन ढूंढो। यूट्यूब के वीडियोस पर, फेसबुक पे मोटिवेशन मत ढूंढो, ये सब स्क्रिप्टेड है, सब लोग अपने मतलब की बात बोलते हैं, सब तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं, ठीक है, और सब 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 फेक है। नाम नहीं लूंगा, बात खराब हो जाती है, लेकिन सब फेक है, बस ये मान लो, ठीक। चलो, तो अब ये जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, ये तो हो गया। अब इसमें आ जाओ, द पैसेंजर ट्रेन वॉज डैश। देखो पहली बात तो एक सारे बच्चे ध्यान देंगे कि जैसे एनफ है, एज है, सो है, टू है, वेरी है, इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। एज, सो, टू, वेरी और एनफ। मोटिवेशन का इतना बड़ा मार्केट है इंडिया में, इतना बड़ा मार्केट है, मिलियंस में सब्सक्राइबर, ठीक है। एक मोटिवेशन और एक फेक न्यूज, बहुत बड़ा मार्केट है। कोई भी चैनल खोल के बैठ जाए, थोड़ा सा सूटेड वूटेड हो जाए, बातें करनी लच्छेदार आती हो, बिना रुके बिना झिझके झूठ बोल लेता हो, ठीक है, कैमरा वैमरे का सेटअप ठीक हो, वीडियो की एडिटिंग थोड़ी अच्छी हो जाती हो, और देखो इतना मोटिवेशन और झूठ बेचा जा सकता है इंडिया की मार्केट में, उसकी रिकॉर्ड ही तोड़। चलो, द पैसेंजर ट्रेन वॉज डैश, तो स्लोअर है फास्टर है ये आने नहीं है, क्योंकि एज, सो, टू, वेरी, एनफ, इनके साथ हमेशा एडजेक्टिव एडवर्ब आते हैं पॉजिटिव डिग्री के, तो एनफ के साथ में ना फास्टर आएगा ना स्लोअर आएगा, ये दोनों गलत हो गए। अब या तो आप लिखोगे फास्ट एनफ या लिखोगे स्टेडी एनफ। तो अगर आपको ओवरटेक करना है, एक चीज को दूसरी चीज को ओवरटेक करना है, तो वहां पे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड का एडवर्ब जो होता है वो स्टेडी होता नहीं है, फास्ट होता है, तो यहाँ पे आंसर ही हो गया फास्ट एनफ, ठीक है। अगला देखो, the water supply in this society usually starts every day at 5 p.m. आंसर बताओ बच्चों। आंसर बताओ भाइयों। देखो यहाँ पे समझना एक चीज, ये जो हमने लिखा है ना एवरी डे एट 5 p.m, इसको करना क्या है आपको, इसको 5 p.m को उठा के लिखना है एवरी डे से पहले। मतलब आपको ऐसे लिखना है, स्टार्ट्स एट 5 p.m एवरी डे। टाइम को प्रिसाइज टू जनरल के सीक्वेंस में लिखा करो, प्रिसाइज को पहले, जनरल को बाद में, ऐसे लिखना चाहिए। मैं एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे हमने लिखा एट 12 midnight, at 12 midnight on 15th August in 1947, ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर ये जो 12 midnight है ये भी टाइम है, 15th अगस्त है ये भी टाइम है, मंथ है ना, नहीं डेट है, और ये भी टाइम है। तो अगर हम इनको लिखेंगे तो इस सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, पहले हमें लिखना पड़ेगा 12 midnight, फिर लिखना पड़ेगा 15th अगस्त, फिर लिखना पड़ेगा 1947।
तो जब हम डिफरेंट एडवर्ब्स को एक साथ में लिखते हैं तो उनको प्रिसाइज टू जनरल के सीक्वेंस में लिखा करो। मोस्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन पहले, जनरल उसके बाद में। ठीक, तो वो जो हमने लिखा है ना एवरी डे एट 5 PM, तो उसको लिखो एट 5 PM एवरी डे, ये सही है। अगला देखो, he barely managed to complete the task before the deadline, he barely managed to complete the task before the deadline। चलो जल्दी से आंसर बताओ, सभी लोग आंसर बताओ। लास्ट अटेम्प्ट बचा और 18 घंटे पढ़ना है। गधा हो क्या भैया, एसएससी का एग्जाम देना है कि काहे का एग्जाम देना है? 18 घंटे कौन पढ़ता है? 18 घंटे पढ़ोगे पागल हो जाओगे। 8 घंटे सोना है, पहले ये सोचो। 7 घंटे से 1 मिनट कम मत सोना। 7 घंटे से 1 मिनट अगर कम तुम सोए तो तुम पक्के पागल हो जाओगे। ठीक है, और एग्जाम भूल जाओ। ठीक है, तुम्हारा सेंस भी खत्म हो जाएगा। 7 घंटे सोना है, 18 घंटे तुम पढ़ोगे, तुम्हारे पास बचे 6 घंटे। 6 घंटे में तुम्हें नहाना भी है, धोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, घूमना भी है। ओ भाई, ऋषि बन जाएगा क्या? सूख के कांटा हो जाएगा। 7 घंटे सोना है, पहले वो टाइम अलग कर दो। 1.5 या 2 घंटे घूमना है, पैदल वॉक करनी है, 1 घंटा तो कम से कम, वो अलग कर दो। 8 घंटे ये हटा दो। 8 घंटे में सोना है और वॉक करनी है। ठीक है, पक्का वॉक करनी है। 1 घंटा वॉक कर लो, 40-45 मिनट कर लो, बाकी बचे टाइम में सो लो। तो 8 घंटा सोना और घूमना, इसके हटा दो। अब बचे 24 घंटे में से आपके 8 हटाने का 16 घंटे। 16 घंटे में खाना भी खाना है, थोड़ा बहुत टीवी भी, वीडियो भी देखना होगा। ठीक है, नहाना धोना भी होगा, घर बार का अगर कोई जिम्मेदारी है घर की तो वो भी करनी होगी। फिर बच गए मान लो आपको 10 घंटे। वो 10 घंटे जो हैं अब उनमें पढ़ाई करनी है, कितने घंटे वो देख लो। 8 कर लो, 7 कर लो, 9 कर लो। हम कहते हैं बहुत मेहनती है तो 10 कर लो। 8 से मेरे हिसाब से काम हो जाना चाहिए। चलो अब देखो यहाँ पर, he barely managed to complete the task before the deadline। ठीक, कि वो मुश्किल से ही जो है वो काम को मतलब पूरा कर पाए डेडलाइन से पहले। तो बेरली का हमें सिनोनिम बताना है। कंफर्टेबली आने से रहा, कंफर्टेबली का मतलब तो हो गया उल्टा बहुत आराम से। ही कंफर्टेबली मैनेज टू कंप्लीट द टास्क बिफोर द डेडलाइन। एफर्टलेसली, वो भी लगभग कंफर्टेबली का मीनिंग होता है। स्ट्रेनियसली का मतलब होता है बड़ी कठिनाई के साथ, मतलब स्ट्रेस के साथ। हेस्टली आ पाएगा, हेस्टली का मतलब जल्दी जल्दी। ठीक, तो बेयरली का मतलब ये बेयरली कंप्लीट करना, मैनेज करना मतलब जल्दबाजी में कर देना। ठीक है, तो इसमें मतलब मेरे हिसाब से नहीं, हेस्टली आंसर है। ही हेस्टली मैनेज टू कंप्लीट द टास्क बिफोर द डेडलाइन, मतलब उसने जल्दी जल्दी करके मैनेज कर लिया काम को डेडलाइन से पहले करना। अगले पे जाओ। द प्रोजेक्ट वाज ऑल टुगेदर अ सक्सेस एक्सीडिंग एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन। जो प्रोजेक्ट था वो ऑल टुगेदर एक सक्सेस था, सफलता था, एक्सीडिंग एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन, और उसने हर एक के एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया। मतलब सबने जितना एक्सपेक्ट किया होगा, जितना सोचा चाहा होगा, उससे ज्यादा अच्छा किया। आंसर बताओ। बेयरली नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है बच्चे, इसीलिए हमने हेस्टली ऑप्शन टिक किया है। आंसर बताओ बच्चों। आंसर, द प्रोजेक्ट वाज ऑल टुगेदर अ सक्सेस एक्सीडिंग एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन। नहीं आया कुछ समझ में? चल मैं समझाता हूं बच्चों, मेरा तो काम ही यही है। देखो, he put the books all together on the table। दूसरा,
दे फाउंड द मैन, नहीं ऐसे, ऑल टुगेदर ही इज अ गुड मैन। अब देखो ये हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है ये ऑल टुगेदर और एक होता है ये ऑल टुगेदर। ठीक है, दो वर्ड हो गए। ये जो हमारा ऑल टुगेदर होता है ये होता है एडवर्ब ऑफ ओपिनियन। इसका यूज हम करते हैं जब हमें किसी चीज से रिलेटेड अपना ओपिनियन देना हो। ठीक है, मान लो कोई एक पर्सन है, कोई एक थिंग है, कोई एक सिचुएशन है, हम उससे रिलेटेड अपना ओपिनियन देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर दिल्ली इज अ गुड सिटी। मतलब यहाँ पे कुछ चीजें अच्छी नहीं भी हैं लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ठीक है, एक्सपोजर अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, तो ऑल टुगेदर दिल्ली इज अ गुड सिटी। ऑल टुगेदर का मतलब होगा कंसिडरिंग एवरीथिंग। ठीक है, ऑन द होल, इसका मतलब हो गया ऑन द होल, इन जनरल। तो ऑन द होल, इन जनरल, कंसिडरिंग एवरीथिंग, ये मीनिंग जब कन्वे करना हो तो लिखो ऑल टुगेदर, सिंगल वर्ड। ठीक, ये ओपिनियन किसी चीज से रिलेटेड जब हमें देना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। बाकी जो अलग अलग हम लिखते हैं ऑल टुगेदर, इसका मतलब होता है ऑल एट वन प्लेस। ऑल टुगेदर का मतलब ऑल एट वन प्लेस, सब एक ही जगह, अलग अलग नहीं, इधर उधर नहीं, सबके सब एक ही जगह। ये हम इसका यूज तब करते हैं। तो अब देखो, ही पुट द बुक्स, उसने किताबों को रख दिया, कैसे रख दिया? ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब सब एक साथ, बिखरी पड़ी होंगी किताबें, उसने सब इकट्ठी करी और एक ही जगह जमा कर दी, तो हम लिखेंगे ऑल टुगेदर। फिर लिखा ऑल टुगेदर ही इज अ गुड मैन, मतलब किसी पर्सन को लेकर हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि अच्छा आदमी है। कुल मिलाकर, कुल मिलाकर मतलब ऑन द होल, तो ये वाला ऑल टुगेदर यूज करो। तो ये दो ऑल टुगेदर होते हैं। ये जो सिंगल वर्ड है ऑल टुगेदर, इसका यूज हम करते हैं किसी चीज से या किसी पर्सन से रिलेटेड अपना ओपिनियन देने के लिए। इसका मतलब होता है इन जनरल। ठीक है, एक ऑल टुगेदर हम अलग अलग लिखते हैं, उसका मतलब होता है सब एक साथ। अपने क्वेश्चन पढ़ो, द प्रोजेक्ट वॉज ऑल टुगेदर अ सक्सेस, मतलब कुल मिला के जो प्रोजेक्ट था वो एक सक्सेस था, सफल था, क्योंकि उसने सबके ही एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया। तो यहाँ हम प्रोजेक्ट कैसा था कैसा नहीं था ये बता रहे हैं, मतलब हम प्रोजेक्ट के बारे में ओपिनियन दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कोई बहुत सी चीजें और हम उनको एक जगह पे रख रहे हो, जैसे यहाँ पे बहुत सी बुक्स हैं उनको एक जगह रखा जा रहा है तो ऑल टुगेदर आ गया। यहाँ तो प्रोजेक्ट एक ही है तो ऑल टुगेदर तो वैसे भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगेगा, तो ये लिखो ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब हो गया, ऑल टुगेदर का मतलब क्या हो गया? इन जनरल, मतलब ऑन द होल प्रोजेक्ट सफल रहा, इसने सबके एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया। ठीक है, अगला देखो। चलो भाई, ये भी देखो एक जानकारी बड़ी काम की आ गई। एसएससी सीजीएल मेंस स्पेशल बैच एक है, काम ही है अपना बैच का। ठीक है, तो एक मेंस स्पेशल बैच है सीजीएल के लिए, और कंप्लीट कॉम्बो बैच है, मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज हैं। 9 सितंबर से एडमिशन ओपन है, इसका जा चुका है 9 सितंबर, और इसकी क्लासेज स्टार्ट होंगी 27 सितंबर से। 27 ऑफ सितंबर से क्लासेज स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आप इसको अपना मेंस के तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हो। अभी जैसे प्री का एग्जाम हो गया तो आपको लगता है ठीक है हमारा प्री का एग्जाम बढ़िया हो गया, हम इसकी तैयारी कर सकते हैं मेंस की, तो अभी से इसके बारे में आप सोच सकते हो। ठीक है, कौन टीम में पढ़ाएगा, फोटो आपको दिखी गई होगी, कोई एक सर रह गए इनकी फोटो नहीं है, पता नहीं क्यों। ठीक है, वो भी आ जाएगी। तो कुल मिला के मेंस की तैयारी करनी है तो एक अच्छा बैच है मेंस के लिए, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी तो आप समझदार हैं सभी। अगला क्वेश्चन, आंसर बताइए। हरिओम। The company launched its new product with great enthusiasm, hoping for immediate success. कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया बहुत उत्साह के साथ में, होपिंग फॉर इमीडिएट सक्सेस, तुरंत सफलता मिलेगी ऐसी उम्मीद के साथ। आंसर बताओ क्या लिखे हम?
विद ग्रेट एंथुजियाज्म को रिप्लेस करना है तो उसे क्या लिखें, इन सीक्रेट, विद रिलक्टेंस, विद हाई एक्सपेक्टेशंस, विदाउट डिले। 10:30 हो गए भाइयों। देखो अब ये जो हमने इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट किए ना, अब हमारा आपसे मिलना जुलना थोड़ा सा, थोड़े दिन के लिए मतलब कोशिश करेंगे कि नियमित तरीके से हो, रेगुलर हो। तो डेली तो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे क्लास लेना, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन आपसे मिलना जुलना भी होता रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आज हमने ये सीरीज स्टार्ट की है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की, इसको आगे बढ़ा के रखेंगे, आगे भी ये चीज़ें चलती रहेंगी, इसका आपको फायदा होगा। बाकी तो सभी प्यारे बच्चे हो, साथ में तो अपने बने ही रहते हो, तो साथ में ही बने रहना है, बढ़िया से सीखना है, क्योंकि सुबह क्लासेस भी लेनी है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ करेंगे। एंड इज पार्ट ऑफ द जर्नी वाली कहानी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर बताना है, भाई बताओ एक बार। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको बताना है। द कंपनी लॉन्च्ड इट्स न्यू प्रोडक्ट विद ग्रेट एंथुजियाज्म, hoping for immediate success, in secret, with reluctance, with high expectation, without delay। अब देखो एक कितना कीवर्ड लिखा हुआ है, मतलब एक ये जो फ्रेज लिखी है ना, ये जो पार्टिसिपल फ्रेज लिखी है, होपिंग फॉर इमीडिएट सक्सेस, तुरंत सफलता मिलेगी ऐसी उम्मीद करते हुए, ठीक है। तो तुरंत सफलता मिल जाएगी ये मानते हुए अगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो हमें क्या वर्ड यूज करना चाहिए, कौन सी फ्रेज यूज करनी चाहिए, विद हाई एक्सपेक्टेशन। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ में उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। एक्सपेक्टेशंस उनके ये थे कि उन्हें तुरंत ही सफलता मिल जाएगी। चलो तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलो एक और दे देता हूं आप लोगों को, होमवर्क है, कमेंट द आंसर। ये जो क्वेश्चन है, कमेंट द आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करें। कहाँ कमेंट करें आपको पता है, ठीक है। अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे, अभी क्लासेस अपनी चलती रहेंगी, अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, फिर जल्दी मिलना होगा। आज जाएंगे तभी तो दोबारा आएंगे, है कि नहीं। चलो तो बाकी कोई छोटी मोटी बात हो तो मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूँ। आप सब जो मुझसे रेगुलर पढ़ते रहते हैं सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा ही होगा। तो कोई छोटी मोटी बात है, कोई डाउट कंफ्यूजन क्वेरी है, कुछ रोना धोना है तो व्हाट्सएप पे अपना कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर यूट्यूब पर ही वीडियो पे कमेंट करके बता देना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक